हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टूल्स के बारे में जानते हैं, जीआई इंडोस्कोपी। जीआई इंडोस्कोपी में हम देखेंगे कि पहले तो जीआई इंडोस्कोपी काम कैसे करता है, जीआई इंडोस्कोपी का टाइप क्या क्या है, फिर हम देखेंगे कि रिस्क क्या क्या हो सकता है और किन पेशेंट को ये करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, ये सारे टॉपिक हैं और सब टॉपिक है हमारे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसको अंदर से देखने के लिए इंडोस्कोपी के मदद से हम लोग देख सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग हल भी कर सकते हैं। तो जीआई इंडोस्कोपी को एज अ डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक टूल्स हम लोग मेडिकल सेक्टर में यूज करते हैं। अब अगर हम देखें कि होता क्या है, तो सबसे पहले दो तरह से इमेजेस मिलते हैं। एक तो ऑप्टिकल फाइबर इमेजेस मिलते हैं हम लोगों को, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो इमेजेस मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीडियो इमेजेस जो मिलते हैं वो जनरेट किया जाता है, कपल ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीडियो इमेजेस हम लोगों को भेजते हैं। अब अगर जो ऑपरेटर है इंडोस्कोप को ऑपरेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इंडोस्कोप को, जो कि वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा इमेजेस के माध्यम से, और उस पार्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में आते हैं अपर जीआई इंडोस्कोपी। अपर जीआई इंडोस्कोपी कहाँ कहाँ तक, जैसे कभी भी हम लोग माउथ से हम लोग जो इंडोस्कोप को डालते हैं, डालने के बाद वो सबसे पहले ओसोफेगस को डिटेक्ट करता है, ओसोफेगस में प्रेजेंट लीजन को पहचानता है। फिर दूसरा होता है गैस्ट्रिक, और वो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम तक ही जा पाता है। अब ये कब कब करते हैं, तो कोई भी जैसे पेप्टिक अल्सर का केस है या गैस्ट्रिक अल्सर का केस है या डिओडिनल अल्सर है या कोई भी म्यूकोसल लीजन हम लोगों को मिलता है, तो उस केस में हम लोग जीआई इंडोस्कोपी, अपर जीआई इंडोस्कोपी के लिए जाते हैं। दूसरा टाइप अगर देखें तो कोलोनोस्कोपी है। कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं हम लोग कि एनल पोर के माध्यम से हम लोग इंडोस्कोप को डालते हैं, और उस केस में ये रेक्टम और कोलोन तक जाके टर्मिनल इलियम का इमेज या तो वीडियो फॉर्म में या फिर इमेजेस फॉर्म में लेता है। और टेक्निक वही काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर या फिर जनरेटेड बाय कपल ऑफ डिवाइस जो लगा होता है उसके माध्यम से। अब ये करते कब है कोलोनोस्कोपी, तो जनरली मेटास्टेसिस के केस में, या फिर पॉलिप बन रहा है, या कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, या कोई म्यूकोसल लीजन हो, तो उस केस में हम लोग करते हैं। फिर एक आता है हमारा फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, हम लोग जनरली करते हैं। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि कोलोन और रेक्टम की स्टडी की जाती है, और इस केस में हम लोग एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होता है, एक्सेसिव आउटलेट ब्लीडिंग कहें, या फिर दूसरा कंडीशन आता है कि डायरिया, तब ये फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी का यूज हम लोग करते हैं। अब एक आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडोस्कोपी में, स्मॉल इंटेस्टाइन इंडोस्कोपी। इस केस में हम लोग देखते हैं कि तीन तरह का हम लोग इंडोस्कोपी यूज करते हैं। पहला तो होता है उस इंटेरोस्कोपी, फिर डबल बलून इंडोस्कोपी, और एक लास्टली होता है कैप्सूल इंडोस्कोपी। इसमें सबसे बेहतर होता है डबल बलून इंडोस्कोपी, जिसमें क्या होता है कि हम लोग इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन को फोकस करके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान सकते हैं। कोई कैंसर हो, ब्लीडिंग हो, किसी तरह का कोई लीजन हो, लिम्फ नोड हो, या फिर ब्लड वेसल में किसी तरह का परेशानी हो, तो इन सब चीजों को हम लोग जान जाते हैं। अब दो स्पेशल टाइप ऑफ इंडोस्कोपी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी होता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये इंडोस्कोप को जब डालते हैं तो ये एम्पुला वेटेर होता है, एक पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में, जो कि हमारा स्टडी करता है डक्ट का। किस तरह के डक्ट का, तो एक तो बाइल डक्ट होता है, एक पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। अब ईआरसीपी इसमें हम लोगों को मदद करता है। अब ईआरसीपी के माध्यम से हम लोग डक्ट में फंसे स्टोन को भी निकाल सकते हैं। अगर किसी डक्ट में किसी तरह का कोई लीकेज है या फिर कह लीजिए स्ट्रक्चर है, तो उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है।
तीसरा एक कंडीशन आता है जिसमें कि बायोप्सी के लिए भी हम लोग टिश्यू वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं ईआरसीपी के माध्यम से। तो ईआरसीपी भी काफी यूज्ड टूल है इन दिनों मेडिकल सेक्टर में। और एक अब लास्टली आते हैं जिसको कहते हैं इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या करता है कि इंडोस्कोप के टिप पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दिया जाता और उस मशीन के माध्यम से हम लोग पैसेज को तो देखते ही हैं, साथ साथ आसपास के एब्डोमेन में प्रेजेंट ऑर्गन्स को भी देखने में काफी मदद मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स को, लिम्फ नोड को, किसी तरह का कोई मास अगर डेवलप हो रहा है तो ये काफी अच्छा टूल माना गया है इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को, जो इन दिनों काफी हम लोगों को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद करता आ रहा है। इंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का एक रोल और भी है कि ये मेटास्टेसिस के स्टेजिंग को बता देता है। गॉल ब्लैडर के कैंसर में हो या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के केस में हो या ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ लिम्फ नोड, किसी भी मैलिग्नेंसी के स्टेज को भी ये बता देता है। तो ये काफी यूज्ड टूल है इन दिनों मेडिकल सेक्टर में। अब अगर रिस्क देखें इंडोस्कोपी का रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो जीआई ब्लीडिंग है। इंडोस्कोप से जीआई ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। फिर दूसरा देखें तो परफोरेशन होने का चांसेस रहता है। तीसरा देखें तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है अगर बहुत ज्यादा मशीन हमारा स्टेलाइज नहीं है। चौथा जो है एलर्जिक रिएक्शन भी होने का चांसेस रहता है। बहुत सारे केसेस में जब हम लोग सिडेशन देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि पेशेंट जब सिडेशन से रिकवरी आता है तो उस केस में रिकवरी कभी कभी फेल भी हो जाता है। और लास्टली देखें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी पेशेंट जा सकते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर है इंडोस्कोपी को। तो जो भी डॉक्टर या टेक्नीशियन इस प्रोसीजर को करते हैं तो सारे हिस्ट्री के माध्यम से इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करते हैं, रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखें लास्टली कि इंडोस्कोपी हम लोग करते कब कब है, तो इंडोस्कोपी का इंडिकेशन, तो सबसे पहले कोई पेशेंट अगर हमारा हार्ट बर्न या फिर पेट में दर्द की बात बता रहा है या जीआई ब्लीडिंग है या बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है या कहीं आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या मेटास्टेसिस के केस में अगर स्टेजिंग पता करना है, तो बहुत सारे केसेस में हम लोग जीआई इंडोस्कोपी के माध्यम से डायग्नोसिस और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट में हम लोगों को मदद मिलता रहा है। थैंक यू दोस्तों। तो जीआई इंडोस्कोपी को आज हम लोग देखें और समझें। आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवाल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।